नमस्कार, आदाब, शत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष प्रियम, जो कि आज बात करने आए हैं कि आप अगर अब्रॉड पढ़ना चाहते हैं, इफ यू वांट टू स्टडी आउट ऑफ इंडिया, तो आप कैसे पढ़ सकते हैं और इसके कैसे सबसे सिंपल तरीके क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना ज्यादा डिले के। एंड हियर वी गेट इनटू द वीडियो। अच्छा, आज आपको इस वीडियो में पूरी तरह से एक एक चीज बताऊंगा कि पूरा स्टेप क्या फॉलो करना होता है, जिससे कि आप अगर अब्रॉड जा रहे हैं तो ये सारी चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका अब्रॉड जाना, आउट ऑफ इंडिया जाना बहुत स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप अब्रॉड पढ़ना चाहते हैं तो वैसे मैं जानना चाहूंगा कि क्या आपके दिमाग में कोई एक कंट्री फिक्स्ड है, या आपने कुछ सोचा है कि सर मेरे को इस देश में जाना है, या फिर नॉट येट फिक्स्ड या नॉट फिक्स्ड, ऐसा करके लिखकर बता दीजिएगा अगर नहीं फिक्स है तो। क्योंकि कई लोग का ऐसा भी रहता है कि सर आउट ऑफ इंडिया पढ़ने की इच्छा है अब, लेकिन कहाँ आउट ऑफ इंडिया में ये नहीं पता, या आप ही बता दीजिए, गाइड कर दीजिए कहाँ पढ़ना ज्यादा अच्छा होगा। यूएसए सुना है ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन यूएसए जाएं कि कनाडा जाएं कि यूके जाएं कि जर्मनी जाएं कि फ्रांस जाएं, अब पता नहीं। तो ये ऐसा भी होता है। तो अच्छा, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मैं चाइना, अच्छा एक बच्चा लिख रहा है कि चाइना जाना चाहता है, दूसरा लिख रहा है यूएस, जर्मनी, एमआईटी। ओके, तो यूएस के लिए काफी डेडिकेशन है बच्चों के अंदर। ओके, यूएसए एंड यूके समझ गया। यूएसए देखो, यूके तो फिर भी आसान है। यूएसए में आप सारे लोग न्यूज पढ़ते होंगे और न्यूज में आपको दिख रहा होगा कि बहुत टाइम से एक न्यूज चल रही है, बहुत मतलब अब तो कुछ साल हो गए, कि यूएसए में जाना बहुत कठिन है, क्योंकि वहां का वीजा प्रोसेस बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाया है यूएसए वालों ने। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी जो बच्चे लिख रहे हैं कि क्या कहते हैं, साउथ कोरिया जाना है, जर्मनी जाना है, कनाडा जाना है, आयरलैंड जाना है, रशिया जाना है, कनाडा जाना है, वो सारी चीजें पॉसिबल है। इनफैक्ट बहुत ज्यादा आसान भी है। हालांकि पॉसिबल यूएसए भी है, ऐसा नहीं है कि यूएसए लोग नहीं जाते हैं, पर उसके लिए फिर एकेडमिक के सारे रिपोर्ट्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने जरूरी होते हैं। ठीक है, तो चलो खैर शुरू करते हैं। चाइना जाना बिल्कुल पॉसिबल है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो अभी बताता हूं डिटेल की क्या कहाँ जाना है, तो कैसे क्या करना होगा। तो सबसे पहले टाइमलाइन की बात करते हैं। तो आप अभी 11वीं में होंगे या 12वीं में होंगे और आप सोच रहे हैं कि आपको अब्रॉड जाना है। तो अगर नहीं सोच रहे होंगे तो जाहिर सी बात है इस वीडियो में क्यों होंगे, तो आप सोच रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं तो अब यहां से शुरुआत होती है कि आपको अब्रॉड जाना है, आप ऐसा सोच रहे हैं, तो टेकिंग द टेस्ट। अब टेकिंग द टेस्ट का मतलब क्या होता है कि सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए होती है, बाहर, भारत के बाहर एक लैंग्वेज जो पूरी दुनिया को जोड़ता है, और वो है अंग्रेजी। इंग्लिश इज दैट लैंग्वेज विच बाइंड्स ऑल द कंट्रीज टुगेदर, बिकॉज दैट इज अ कॉमन लैंग्वेज। तो आपको सबसे पहले एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अभी मैं इस पे नहीं आया हूं कि आपको कंट्री कैसे डिसाइड करना है, वो बाद में बात करेंगे। आपको सबसे पहले एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपके पास होना चाहिए, चाहे आप जिस भी कंट्री में जा रहे हैं। अब इंग्लिश मोस्ट कंट्रीज में चल जाता है, लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज है जहां पे इंग्लिश नहीं चलता है। मतलब इंग्लिश अगर आप देते हैं तो आप उस कंट्री में वीजा तो लगा पाएंगे, पर वहां पे हो सकता है आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जा रहे हो और उसमें इंग्लिश में पढ़ाई नहीं होती हो। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मान लीजिए इंग्लिश जरूरत कहां पे है, मैंडेटरी कहां पे है, तो यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, लंदन, मतलब इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड्स, जापान। ठीक है, इन जगहों पे इंग्लिश मैंडेटरी है, चाहिए ही चाहिए। इन जगहों पर अगर इंग्लिश है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा। मतलब आप सिंगापुर बिना इंग्लिश के टेस्ट दिए भी जा सकते हैं। और आपको बता दूं, सिंगापुर में भी बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। सिंगापुर हो गया, मलेशिया, डेनमार्क, फिनलैंड। और आपको बता दूं, इसमें से पहला वाला सिंगापुर और आखिरी वाला फिनलैंड, ये काफी ज्यादा प्रॉस्पेरस कंट्रीज हैं। प्रॉस्पेरस मतलब फाइनेंशियली बहुत रिच कंट्रीज हैं। ठीक है, तो इन दोनों जगहों पे आप जा सकते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब इन जगहों पे इंग्लिश की तो जरूरत है, पर जर्मनी एक ऐसा कंट्री है जहां पे एजुकेशन बहुत सस्ता है, बहुत मतलब फ्री में जनरली पढ़ा देते हैं। ग्रेजुएशन के नीचे जो ज्यादातर कोर्सेज होते हैं वो वहां पे फ्री होते हैं, पैसे नहीं लगते हैं उसके। तो अगर पैसे नहीं लगते हैं तो भैया मेजोरिटी लोग चाहते हैं कि भैया जर्मनी जाके पढ़ लें, क्योंकि वहां तो पैसा नहीं लग रहा है। तो इसकी वजह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे बच्चे पलायन करते हैं जर्मनी की तरफ। अब लेकिन मुद्दा यह है कि जब इंटरनेशनल इतने सारे बच्चे आने लगेंगे तो फिर लेगा कैसे ये कंट्री। तो दो चीजें हैं, पहला तो इनका एक्सेप्टेंस प्रोसेस बहुत स्ट्रिक्ट है, और दूसरा यहां पे सबसे बड़ा जो रोड़ा अटकता है आपको इसके अंदर जाने के लिए, वो ये है कि यहां पे जो कॉलेजेस जो फ्री में पढ़ाते हैं वो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, और वो गवर्नमेंट कॉलेजेस आपको जर्मन में पढ़ाते हैं, वो इंग्लिश में पढ़ाते ही नहीं है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा बॉटलनेक है बच्चों के लिए वो ये है कि भैया फ्री तो पढ़ लोगे, पैसा नहीं देना होगा, लेकिन उसके लिए आपको जर्मन सीखनी पड़ेगी। अब ये दोनों में आपका चॉइस है कि आप पैसा देकर पढ़ना चाहोगे या जर्मन सीखना चाहोगे। बहुत सारे बच्चे जर्मन सीख भी लेते हैं, आगे चल के जर्मनी में उनकी नौकरी भी लग जाती है और जर्मनी में वो पढ़ाई भी फ्री कर लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हैं।
चलिए और आगे डिटेल बताते हैं। तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट सबसे मस्ट है, इसके बगैर आप किसी भी देश में घुस भी नहीं पाएंगे, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एप्टीट्यूड टेस्ट। तो दूसरी चीज जो कॉलेजेस मांगते हैं वो मांगते हैं आपसे एप्टीट्यूड टेस्ट, कि भाई आप कौन सा मतलब आप उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है कि नहीं। अब ये एप्टीट्यूड टेस्ट ना हमारे देश में एप्टीट्यूड के नाम से नहीं होता। हमारे देश में अगर आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है तो आईआईटी में जाना है तो जेडब्ल्यू देना होगा, एनआईटी में जाना है तो जेईई मेंस देना होगा, आईआईटी के लिए एडवांस देना होगा। फिर अगर आपको बाकी प्राइवेट कॉलेजेस में जाना है तो उनके टेस्ट देने पड़ते हैं, जैसे बिट्सैट, बिट्स पिलानी के लिए, वीआईटी ट्रिपल ई, वीआईटी के लिए। तो वैसे ही वहां आउट ऑफ इंडिया के लिए जनरली सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज एक ही टेस्ट लेते हैं जो एप्टीट्यूड टेस्ट है, और वो एप्टीट्यूड टेस्ट जनरली जो होता है वो सैट होता है। सैट इज अ वाइडली एक्सेप्टेड टेस्ट जो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में एक्सेप्ट हो जाता है। तो सैट वो इंटरनेशनल एग्जामिनेशन है जिस एग्जाम को देकर आप मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी और ये इतना अभी पूरा डिटेल नहीं हुआ, अभी तो मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं, फिर और डिटेल में घुसेंगे। तो आपने सबसे पहले टेकिंग द टेस्ट करना है, फिर अप्लाई फॉर कॉलेज करना है। अब आपने टेकिंग द टेस्ट में ये दो टेस्ट आपके होने जरूरी हैं, लैंग्वेज का टेस्ट, और लैंग्वेज में दो टेस्ट आते हैं, मतलब दो नहीं, अभी आगे पूरा डिटेल बताऊंगा। इंग्लिश के दो आते हैं, आईएल्ट्स और टोफल, IELTS, आईएल्ट्स और टोफल, TOEFL, टेस्ट ऑफ इंग्लिश फ्लुएंसी लैंग्वेज। तो ये पूरा डिटेल बताता हूं। और फिर एप्टीट्यूड टेस्ट जो सैट है, ये टेस्ट आपने दे दिया, फिर आपको कॉलेज के लिए अप्लाई करना होता है। तो कॉलेज के लिए अप्लाई पहले नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। कॉलेज के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो कॉलेज के एप्लीकेशन में आपसे इन टेस्ट के मार्क्स को मांगा जाता है, इसीलिए मैंने आपको बताया टेकिंग द टेस्ट सबसे पहला स्टेप होगा आपका, ठीक। फिर आप कॉलेज के लिए अप्लाई करेंगे। आपने कॉलेज के लिए अप्लाई किया तो कॉलेज आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर रही है या रिजेक्ट कर रही है, इसको बताने में कॉलेज को कम से कम 1 से 2 महीने के आसपास का वक्त लगता है, जो अलग अलग देशों में अलग अलग वेरी कर सकता है। कई सारे देशों में 4, 5, 6 महीने भी लगा देते हैं। जैसे एक बच्चे ने यहां पे लिखा था MIT जाना है। अब MIT में जब आप एप्लीकेशन भरते हैं तो कम से कम 3 से 4 महीने उन लोग लगा देंगे पूरा का पूरा इवैल्यूएशन करने में। फिर एक बच्चा लिख रहा है NTU जाना है, NUS जाना है, तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, NUS काफी फेमस कॉलेज है। अब NUS में भी बहुत सारे बच्चे जाते हैं, तो NUS में भी जो टर्न अराउंड टाइम है वो बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ऐसा नहीं होगा कि आप आज भेजो और हफ्ते भर में या 2 हफ्ते में रिप्लाई आ जाएगा, 2-3 महीने का टाइम वो लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो आपने कॉलेज अप्लाई किया, कॉलेज से वो लोग आपका प्रोसेस किए, आपको बताया कि भैया आप एक्सेप्टेड हो, नॉट एक्सेप्टेड हो। नॉट एक्सेप्टेड हो तब तो चले जाओ, एक्सेप्टेड हो तो फिर आप स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट वीजा आप जब अप्लाई करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा कि आपको कॉलेज ने एक्सेप्टेंस लेटर भेजा है और कॉलेज बोल रहा है कि आप हमारे यहाँ आके पढ़िए। तो फिर आपको वीजा के लिए अप्लाई करना होगा उस देश के पोर्टल पे, मतलब उस जैसे सिंगापुर है तो सिंगापुर का मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो भी होगा या जो भी उनका वीजा देखता है, वो वीजा फॉर सिंगापुर आपके वेबसाइट पे उनके जाके अप्लाई करना होगा। आपने अप्लाई कर दिया, फिर यहां पर वीजा मिलने में अलग अलग देशों में बिल्कुल अलग अलग रूल्स हैं। अब जैसे एक बच्चे ने यहां पे कहा था कि यूएसए जाना है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वीजा मिलने में कई बार लोगों को सालों लग जाते हैं, सच बता रहा हूं, सालों लग जाते हैं। हालांकि स्टूडेंट वीजा में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, स्टूडेंट वीजा फिर भी आसानी से मिल जाता है, बट फिर भी यूएसए इज द टफेस्ट। और आसानी से कहां मिल जाता है, तो आसानी से जर्मनी हो गया, सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया। मलेशिया में वीजा ऑन अराइवल है, आप जैसे ही पहुंचेंगे, हालांकि ये ट्रैवलर्स के लिए है, तो आप पहुंच जा सकते हैं उस देश बिना कोई वीजा के। हाँ, आपको अगर वहां लंबा रुकना है स्टूडेंट की तरह तो आपको स्टूडेंट वीजा लेना पड़ेगा। तो ये टाइमलाइन अलग अलग देशों के लिए अलग अलग है। और जब आपको वीजा मिल जाता है या आप अप्लाई कर देते हैं तो फिर आप साथ ही साथ फ्लाइट टिकट्स कराते हैं कि भैया आप तो जाना ही है, अब जब भी जाएं 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, जब आपका कॉलेज शुरू होने वाला है उसके पहले कुछ दिन के पहले का फ्लाइट टिकट करा लीजिए, एंड देन यू आर इनटू द कंट्री, ठीक है। तो मोटा मोटा पाइपलाइन ऐसा फ्लो करता है, मोटा मोटा आपको इस तरीके से दूसरे देश आप पहुंचेंगे। अब इसके बीच के डिटेल्स की बात करते हैं। तो अब सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है जो मैंने आपको बताया कि भैया आप टेस्ट देंगे, तो लैंग्वेज टेस्ट जो आप देंगे, देखो तो यहां पे आप लैंग्वेज टेस्ट जो देंगे, फर्स्ट स्टेप, अच्छा हाँ, अब करना क्या है ध्यान से देखो, ये मैंने आपको 4 स्टेप बता दिया। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, इसका डिटेल देख लो। तो इसके डिटेल में ये जो पहले 2 टेस्ट लिखे हुए हैं, TOEFL, TOEFL और IELTS, ये दोनों सबसे फेमस टेस्ट है। सबसे फेमस मतलब मेजॉरिटी कंट्रीज में, मेजॉरिटी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज जिनको अंग्रेजी की जरूरत है, इंग्लिश लैंग्वेज में ही वो आपको पढ़ाएंगे या फिर उनके कंट्री का ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, वो ये दोनों टेस्ट से या दोनों में से कोई एक टेस्ट से उनका काम बन जाता है। तो आप ये दोनों में से कोई एक दे दो, जनरली लोग IELTS देते हैं, ये एक टेस्ट आप दे दीजिए, इस टेस्ट के थ्रू आप वहां पे एंटर कर सकते हैं, ठीक है।
अब कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर अलग से उनका टेस्ट लगता है, जैसे मैंने आपको जर्मनी बताया, तो जर्मनी का जो टेस्ट है दैट इज टेस्ट डाफ। अब ये डाफ वो उनके जर्मन लैंग्वेज का टेस्ट होता है, इसमें आपको अच्छा खासा स्कोर करना पड़ेगा, अच्छा खासा इन द सेंस कि बेसिकली मतलब आप जो भी स्कोर करें ताकि पता चल जाए कि हाँ भैया तुम जर्मन बोल सकते हो, सुन सकते हो, समझ सकते हो, तो आप इस टेस्ट को पास कर देंगे तो आपको जर्मन वीजा मिल जाएगा। तो अलग अलग लैंग्वेज के हिसाब से अलग अलग टेस्ट होता है। ये ज्यादा बेस्ट कहां पता चलेगा, जिस कॉलेज में आप अप्लाई कर रहे हैं उस कॉलेज के वेबसाइट से। क्लियर? तो ये हो गया पहला चीज। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, टोफल में जैसे टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें क्या रहता है, 4 सेक्शन पूछे जाते हैं। 4 सेक्शन मतलब रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, यही 4 चीजें होती हैं भाषा में। तो आप पढ़ पा रहे हैं कि नहीं, आप सुन पा रहे हैं, सुन के समझ पा रहे हैं कि नहीं, आप बोल पा रहे हैं कि नहीं, और आप लिख पा रहे हैं उस लैंग्वेज को कि नहीं। तो अंग्रेजी में तो इतनी चीजें तो बच्चा यही कर रहा है, ऑलरेडी डूइंग इट, इजंट इट। इंडिया में ऐसे भी थोड़ी कि हम हमेशा ही हिंदी में बात कर रहे हैं, मैं भले तुमसे हिंदी में बोल रहा हूँ, बट आई कैन टॉक इन इंग्लिश, आई कैन वॉक इन इंग्लिश, इजंट इट। तो ये हो गया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, स्कोरिंग, ईच सेक्शन इज स्कोर्ड आउट ऑफ 30 विथ अ टोटल स्कोर और रेंजिंग 0 to 120। मतलब ये 30 मार्क्स का है, ये 30 मार्क्स का, ये 30, ये 30, तो टोटल 30 into 4 120 का टोटल पेपर होगा, और इस 120 में आपको मार्क्स लाने हैं। अब 120 में वैलिडिटी स्कोर्स आर वैलिड फॉर 2 years, 2 साल के लिए वैलिड स्कोर रहेगा। मतलब आपने जिस भी दिन दिया उससे 2 साल के अंदर अंदर आप किसी कॉलेज में इस स्कोर को दिखाकर एंटर कर सकते हो। 2 साल के बाद अगर आप एंटर कर रहे हो किसी कॉलेज में तो ये स्कोर को वैलिड नहीं माना जाएगा और आपको वापस से ये एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है? कंट्रीज यूएसए, कनाडा, इन शहरों में जरूरत पड़ती है जहां पे जनरली अंग्रेजी बोली जाती है। अब 120 में से कितने नंबर के आसपास लाना पड़ता है बच्चे को जिससे कि वो इन कंट्रीज में अलाउड हो जाता है, तो 120 में जनरली 90 प्लस इज दैट मार्क्स जो कि मांगा जाता है कि आप इतना नंबर ले आओ तो आपको अलाउ कर देंगे। ठीक है? रशिया का बताइए सर। बेटा अब किसी स्पेसिफिक कंट्री का तो नहीं लेकर आया हूं, बट कोशिश कर रहा हूं मेजॉरिटी को आपको कवर कर लूं। ठीक है? यहां तक समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज आईएलटीएस, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। ठीक है? इसमें भी 4 सेगमेंट होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। यहां पर बस अंतर यह है कि वहां पे 30 मार्क्स का होता था, यहां ईच सेक्शन इज स्कोर्ड ऑन अ बैंड स्केल ऑफ 0 to 9। मतलब इसमें जो मार्किंग की जाती है वो किया जाता है कि आप लिसनिंग में 0 से लेके 9 के बीच में कहां लाई करते हैं। जैसे पॉइंटर सिस्टम होता है ना, 1 से 10 में कितना रेट करोगे, रेटिंग सिस्टम, वैसे ही इनका रेटिंग सिस्टम है कि भैया लिसनिंग में ये बंदा सुनकर कितना समझ पा रहा है, रेट कीजिए 1 से 10 में। तो यहाँ पे 1 से 10, 0 से 9, फिर वैसे ही ये भी 0 से 9, फिर 0 से 9, और जितने आपको नंबर मिलेंगे ये टोटल का एवरेज कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? एवरेज। और एवरेज कर फिर आपका जो फाइनल स्कोर बनता है वो 0 से 9 के बीच में बनता है कि 0 से 9 के बीच में इस बंदे को रेटिंग मिली है इतनी। और ये रेटिंग जनरली सारे कंट्रीज में, जो मेजॉरिटी कंट्रीज एक्सेप्ट करते हैं, वहां पर होनी चाहिए 7 से ऊपर, 7+। 0 से 9 में आपका 7+ का बैंड आना चाहिए, इतने में सारे कंट्रीज एक्सेप्ट कर लेंगे। हाँ, 6+ में भी कई बार बहुत सारी कंट्रीज एक्सेप्ट कर लेते हैं, 6+, 6.5+, बट 7+ में सारी कंट्रीज एक्सेप्ट कर लेती हैं। तो 7+ का आपका बैंड आना चाहिए। ना मूविंग फॉरवर्ड, स्कोरिंग तो बता दिया, वैलिडिटी अगेन 2 साल का ही रहता है, और कौन सी देश लेते हैं तो सारे के सारे अंग्रेजी बोलने वाले कंट्री। अब बात करते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट की। तो मैंने आपको लैंग्वेज में 2 टेस्ट बता दिया इंग्लिश के। अब इसी तरीके से जैसे मैंने पहले बताया था टेस्ट डैफ, जर्मन का टेस्ट है, तो अब इस पे ज्यादा डिटेल आपको अलग से निकालना पड़ेगा। ठीक है? ना मूविंग फॉरवर्ड, एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या होता है, तो एप्टीट्यूड टेस्ट में सैट, एक्ट, जीआरई, जीमैट, ये सारे एप्टीट्यूड टेस्ट है, नाम अलग अलग है, परंतु अब ये सारे में से कौन सा आपको देना है। तो देखो जनरली ये जो टेस्ट होते हैं, इन टेस्ट में आपको कौन सा देना है ये पता चलेगा आपको कॉलेज के वेबसाइट से। आप जिस भी कॉलेज में जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक बच्चे ने बोला MIT यूएसए जाना है, तो MIT यूएसए के वेबसाइट पे जाइए और देखिए वो लोग कौन से टेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं। तो उनके वेबसाइट पे लिखा हुआ होगा वी एक्सेप्ट सैट स्कोर्स, एक्ट स्कोर्स, तो आप इन स्कोर्स के थ्रू जा सकते हैं। तो और जनरली जैसे मैंने आपको बताया ना, टोफेल और आईएलटीएस ये जनरली हर जगह एक्सेप्टेड होता है, वैसे ही सैट इज द वाइडली एक्सेप्टेड मोस्ट कॉमन टेस्ट जो 90% यूनिवर्सिटीज और कॉलेज एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे सैट दे लीजिए, मोटा मोटी आपका काम बन जाएगा। ठीक है? नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब दिस ईयर मेनी यूनिवर्सिटीज आर मेकिंग सैट एक्ट कंपलसरी अगेन। ब्राउन, MIT, जैसे तुम लोग पूछ रहे थे ना, तो ब्राउन यूनिवर्सिटी, MIT, डार्टमाउथ, जॉर्ज टाउन, येल, पर्ड्यू, ये सारे में विल रीइंस्टेट द टेस्ट रिक्वायरमेंट्स। तो कोविड के टाइम पे इन्होंने क्या किया था, ये सारे कॉलेजेस ने ये रिक्वायरमेंट हटा दी थी। लोग सैट के एग्जाम्स बिना दिए भी आ सकते हैं, ऐसा कह रहे थे ये सारे देश वाले। तो
जब वापस से कोविड जब खत्म हुआ तो वापस से ये सारे के सारे यूनिवर्सिटीज इस टेस्ट को वापस से रीइंस्टेट कर दिया। ठीक है ना, मूविंग फॉरवर्ड एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स की क्या जरूरत पड़ेगी, तो देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो पहला, तो अब यहां से मैं आपको बताता हूं अब आपको देश पहुंचना कैसे। ठीक है, तो देखो पहला तो ये है कि आप विदेश ऐसे ही नहीं जा सकते, कोई भी देश चले जाएंगे सर। अब कोई भी देश जाना है तो तुम इजराइल जाओगे क्या? इजराइल चलो छोड़ो, अफगानिस्तान जाओगे क्या? पाकिस्तान जाओगे क्या? नहीं। तो कोई भी देश इज नॉट अ राइट टर्म। इनफैक्ट मैं आपको बोलूं कि बेटा थाईलैंड जाओगे क्या? अबे थाईलैंड लोग घूमने जाते हैं, पढ़ने थोड़ी जाते हैं। तो अब कोई भी देश इज नॉट अ राइट आंसर। तो हेंस आपको पहले तो शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा कि आप जाना कहां चाहते हो। तो प्रोबेबली इसका बेस्ट तरीका क्या है, आप जाइए गूगल पे और लिखिए टॉप 100 कॉलेजेस ऑफ, अब आपको इंजीनियरिंग करनी है तो लिख लीजिएगा टॉप 100 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, नहीं तो आपको कोई भी डिग्री जमेगा तो लिख दीजिएगा टॉप 100 यूनिवर्सिटीज ऑफ वर्ल्ड। तो टॉप 100 का आपका नाम आ गया। अब जब आप टॉप 100 की लिस्ट देखेंगे ना तो इस लिस्ट में दिया भी रहेगा कि ये कौन सा कॉलेज या यूनिवर्सिटी कौन से देश में पड़ता है। तो वो जिस भी देश में है आपको पहला तो ये दिखेगा कि मेजॉरिटी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज कौन से देश में है। तो सबसे पहला एक नाम तो आ ही जाता है यूएसए। अब आपको एक बात और पता होना चाहिए, यूएसए जाना थोड़ा कठिन है। तो यूएसए के बाद दूसरे नंबर पे कौन सा देश है जहां पे मेजॉरिटी अच्छे कॉलेजेस हैं? तो आपको दिखेगा दूसरे नंबर पे यूके होगा, फिर कनाडा होगा, फिर उसके बाद आपका सिंगापुर होगा। तो ये सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे जाया जा सकता है, चाइना भी है। तो अब मान लेते हैं कि आपने 4 5 6 कंट्रीज निकाले, तो अब ये आपका पहला लेवल ऑफ रिसर्च होगा जिससे कि आपने कंट्रीज के नाम निकाले। अब से फॉर एग्जांपल आपका अपना पर्सनल चॉइस है कि नहीं सर मैं चाइना नहीं जाना चाहता हूं, मेरे को, मैं थोड़ा देशभक्त हूं, मैं चाइना से थोड़ा दूर रहूंगा। तो कोई बात नहीं, आपका चाइना का लिस्ट कट गया, आप बाकी के कंट्रीज में ट्राई करो। तो आपको सबसे पहले शॉर्टलिस्ट करना है यूनिवर्सिटीज। यूनिवर्सिटीज मतलब बेसिकली देश, और देश जैसे ही शॉर्टलिस्ट हो जाएगी, चलो मैं 5 कंट्रीज में अप्लाई करूंगा या 4 कंट्रीज जाऊंगा, तो उन 4 कंट्रीज में आप कहां कहां जा सकते हो। अब जैसे मान लो यहां पे बच्चा बोला एक कि हम MIT जाना चाहते हैं। आप सोच के देखो MIT कौन नहीं जाना चाहता, क्यों? क्योंकि जब भी आप टॉप 100 का यूनिवर्सिटीज का लिस्ट खोलेंगे, इसमें नंबर 1 पे, पहले टॉप 5 में, नंबर 1 से लेके 5 में, इसी में हमेशा MIT का नाम रहता है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो जब मैसाचुसेट्स का नाम टॉप 5 में है पूरे वर्ल्ड में, तो इसका मतलब पूरे वर्ल्ड से बच्चे यहां आना चाहते होंगे। तो अब एक बात बताओ, जब पूरे भारत के बच्चे मिलके एक जगह जाना चाहते हैं IIT, और वहां जाना इतना कठिन है, तो पूरे दुनिया के बच्चे जब एक कॉलेज आना चाहेंगे तो वहां जाना कितना कठिन होगा? आसान तो नहीं होगा। तो आपको साथ ही साथ इस तरीके से भी सोचना है प्रैक्टिकली कि अगर आप MIT का सपना ले रहे हो और आपने बाकी के ऑल्टरनेट ऑप्शंस बनाए ही नहीं, तो हो सकता है यहां से आपको एडमिशन कॉल लेटर नहीं आए, क्योंकि ये भी जस्ट लाइक IIT है, दुनिया का IIT। तो अगर दुनिया का IIT है, नहीं हुआ तो क्या करेंगे? तो आपको बैकअप ऑप्शंस बनाने होंगे, और यहीं पे होता है शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज। ठीक है, इसमें कई बार ऐसा होता है कि आप खुद से करते हैं, कई बार इसके लिए कुछ प्रोफेशनल हेल्प भी मिलता है। प्रोफेशनल हेल्प जैसे मान लो कि अभी से फॉर एग्जांपल वेदांतु है, तो वेदांतु में हम लोग बच्चों को हेल्प करते हैं कि भाई यह हमारा टाई अप है बहुत सारे लोगों के साथ कि यार बच्चों को हेल्प करिए उनके कॉलेजेस को चुनने में, देश को चुनने में, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो अभी जैसे मान लो हमारा टाई अप है अभी किसी के साथ, जो अब मान लेते हैं तुमने बोला कि यार सर हमको जाना है, तो तुम आए वेदांतु के पास और बोले कि सर हमको हेल्प कीजिए। तो हमने बोला ठीक है हम हेल्प कर देंगे, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दो और ये 500 रुपीज का फीस है उसको जमा कर दो, और तुम्हारा एक काउंसलिंग का सेशन लगवा देते हैं। तुम अपनी रिक्वायरमेंट्स बताओ। रिक्वायरमेंट्स मतलब कि सर मेरे पास खर्चा करने के लिए 20 लाख रुपए है, मैं 20 लाख रुपए दे सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे को, अब जैसे मान लो MIT है, MIT का जो पूरा डिग्री कॉस्ट है दैट इज अराउंड 1.6 CR, 1 करोड़ 60 लाख, 4 साल का खर्चा है। अब मान लो तुम MIT जाना चाहते हो, बट तुमको अगर ये नॉलेज ही नहीं पता है कि 1 करोड़ 60 लाख लगेगा और तुम्हारे पास 20 लाख है, तो क्या तुम MIT जा पाओगे? नहीं। अब ये तुमको बताएगा कौन? कोई एक काउंसलर जिसके पास ये नॉलेज हो। तो आप सबसे पहले काउंसलर के साथ बैठेंगे और वो काउंसलर आपका हेल्प कर देगा या कर देंगी कि भैया आपको कौन सी यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करने चाहिए। आपका बजट 50 लाख रुपए का है, 10 लाख रुपए का है, 20 लाख, जितने का भी है, उनके हिसाब से दे विल मेक अ लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज, और तब वो आपको हेल्प करेंगे कि भाई बेटा आप ये 5 कॉलेजेस में या 7 या 10 कॉलेजेस में अप्लाई करो, क्योंकि हर कॉलेज में अप्लाई करने के लिए भी पैसा लगेगा। भाई ऐसा फ्री में तो होता नहीं, इंडिया में भी यही चीज होती है, हर कॉलेज में अप्लाई करने का पैसा लगता है, वहां पे भी वही होता है। बस इंडिया में 1000, 2000, 3000 में हो जाता है, वहां पे इतने सस्ते में नहीं होगा, बिकॉज वो विदेश है।
समझ रहे हो? तो इसीलिए आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। और शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज अगर खुद से कर सकते हो तो कर लो, पैसा बचेगा। नहीं कर पा रहे हो तो आप इसके लिए प्रोफेशनल हेल्प ले लीजिए। इनफैक्ट प्रोफेशनल हेल्प मैं ज्यादा सजेस्ट इसलिए करता हूं क्योंकि जो प्रोफेशनल हेल्प है उसमें एटलीस्ट उस बंदे को तो पता है कि भाई कौन सा कॉलेज अच्छा, कौन सा बुरा, कौन सा देश महंगा, कौन सा देश सस्ता, वो आपको बता देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंड रिक्वायरमेंट्स। अब उसके बाद दूसरा होता है चेकिंग द रिक्वायरमेंट। जैसे मैं अभी आपको एक और एग्जांपल देता हूं, तो MIT की तरह एक और यूनिवर्सिटी है USA का, हार्वर्ड। तो मैं हार्वर्ड से एक बार मैं ऐसे ही सोचा, तुम्हारी तरह मैं भी सोचा कि यार मैं भी जाऊंगा, विदेश से पढ़ूंगा। तो मैंने हार्वर्ड की वेबसाइट खोली और मैंने सोचा MBA का रिक्वायरमेंट चेक करते हैं कि MBA कैसे होगा। तो जब मैंने रिक्वायरमेंट चेक किया तो मेरे होश उड़ गए। क्या? हार्वर्ड में लिखा हुआ था कि वी जनरली प्रेफर दोज स्टूडेंट्स हु हैव अ वेरी गुड स्पोर्ट्स रिकॉर्ड अलोंग विद एकेडमिक रिकॉर्ड्स। वी जनरली प्रेफर दोज स्टूडेंट्स। तो फिर मैंने थोड़ा पता भी किया और मेरे को पता चला कि हार्वर्ड में अगेन पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, तो पूरी दुनिया के सारे लोग करना चाहते हैं यहाँ पे MBA, सीट्स लिमिटेड है। तो ये लोग एकेडमिक्स तो देखते ही देखते हैं, लेकिन ये भी देखते हैं कि आपने कभी कहीं स्पोर्ट्स खेला है, आप कभी किसी टीम के कैप्टन रहे हैं, आपने क्रिकेट, वॉलीबॉल, रग्बी, फुटबॉल कुछ तो खेला, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल। अगर आपने ऐसा कुछ किया है देन दे गिव यू प्रेफरेंस। मैंने अपने पूरे जीवन में स्पोर्ट्स का एस भी नहीं किया, मतलब मेरे पास एक सर्टिफिकेट नहीं है जिसमें मैंने, कहते ना गली क्रिकेट का भी कुछ नहीं, मतलब मैं 9वीं तक खेलता था अपने मोहल्ले में, अपने कॉलोनी में, बस उतना ही खेला है। तो अब ये देखा मैं जैसे ही तो मेरे को समझ में आ गया भैया हार्वर्ड मेरे को तो नहीं ले रहा। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि उस कॉलेज का, जो आप कॉलेज शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स भी बैठनी चाहिए। पता चला उस कॉलेज ने ऐसा कुछ मांग लिया जो आप नहीं दे सकते। अब जैसे मान लो जर्मनी है, जर्मनी मैं भी सोचा था, तुम्हारे टाइम पे जब मैं था मैं भी सोचा था जर्मनी जाऊंगा, लेकिन जब जर्मनी में ये लिखा हुआ आया कि जर्मन सीखना पड़ेगा, और मैंने एक दिन जर्मन सीखने की कोशिश की, मेरी जीभ टेढ़ी हो गई। मैं बोला नहीं भैया मैं जर्मनी नहीं जा रहा, मैं तो अंग्रेजी वाला बच्चा हूं, मैं अंग्रेजी बोल दूंगा लेकिन जर्मनी नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन बहुत सारे, जब जैसे मेरा एक दोस्त है वो जर्मनी गया है और वो मस्त मतलब बढ़िया जर्मन बोलता है, वो मेरे साथ वाला था, बिहार का पढ़ने वाला था। तो कुछ लोग कर लेते हैं, अपना अपना प्रेफरेंस है। आपको समझना पड़ेगा कि उस कॉलेज का रिक्वायरमेंट क्या है और उसके हिसाब से कॉलेज शॉर्टलिस्ट करना होगा। Usually you can apply through the website of university directly and submit all the required documents and send them by post. Post से भेजना भी पड़ता है कई बार। In some countries you can apply through specific online platform is easier to use and also gives you the possibility to apply through more universities at once. In fact अभी के टाइम पे most of the universities colleges online हो गए हैं, तो ऑनलाइन अप्लाई हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, LOR, ये सब क्या होता है। तो सबसे पहले एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट। एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट क्या होता है? आर ऑफिशियल एजुकेशनल एविडेंस दैट इंक्लूड्स द सब्जेक्ट्स स्टडीड एंड द ग्रेड्स मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट, द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और द बोर्ड। जैसे मान लीजिए आप अगर CBSE से पढ़े तो CBSE बोर्ड प्रोवाइड्स स्टूडेंट विद एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट व्हाइल अप्लाइंग फॉर एडमिशन टू फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज। अब ध्यान से देखो, ये इस तरीके से ट्रांसक्रिप्ट दिखता है, ये जनरली आपको नहीं मिलता है। तो आपका अभी जब 10th हो गया होगा या 12th हो गया होगा तो आपको CBSE ट्रांसक्रिप्ट नहीं देता, क्योंकि हमारे इंडिया में ट्रांसक्रिप्ट चलता नहीं, हमारे इंडिया में मार्कशीट चलता है। अब वो तो हमारे इंडिया में चलता है, आउट ऑफ इंडिया में मार्कशीट नहीं चलती है, तो वहां पे एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट चलता है। तो यहाँ पे लिखा रहता है हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड नेपाल, अब जैसे ये नेपाल का है, यहाँ पे एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, मेरे को जो गूगल पे मिला मैंने उठा लिया, तो ये एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, और ऐसे करके पूरी चीजें लिखी होती हैं इसमें। तो ये ट्रांसक्रिप्ट CBSE, ICSE, IB, IGCSE सारे लोग देते हैं। आपको रिटर्न में एक रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा अपने स्कूल में कि भैया क्या कहते हैं, मेरे को एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट चाहिए बिकॉज आई एम अप्लाइंग फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटीज या फॉरेन कॉलेजेस। आप वैसा देते हो तब जाकर आपको एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट मिलेगा, जो कि एक मतलब प्रूफ होता है कि हाँ भैया ये बच्चे ने ये सारे कोर्सेस किए, इतने नंबर आए हैं, सत्य बोल रहा है। समझ पाए? चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। अब ये पहली चीज हो गई। दूसरा, अरे बढ़ जा भैया, हाँ दूसरा होता है LOR, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन क्या होता है? तो जैसे आउट ऑफ इंडिया में ये चलन है हर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में कि आप जब उनके कॉलेज या यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तो आपको कम से कम कोई 2 इंसान का रिकमेंडेशन लाना होगा। और वो 2 इंसान कौन से हैं? तो कोई भी ऐसा 2 इंसान जो रेप्यूटेड पोस्ट को होल्ड करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप अगर आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं तो आप एक तो सबसे कॉमन इंसान बनता है आपके स्कूल का प्रिंसिपल। तो योर स्कूल प्रिंसिपल अगर वो लिख कर दे सके कि भैया जैसे मान लो कोई बच्चा है, से फॉर एग्जांपल यहां से किसी को प्रांजल दुबे,
तो प्रांजल दुबे है, वो चाहता है अमेरिका जाना। तो अमेरिका जाने के पहले प्रांजल अपने स्कूल प्रिंसिपल के पास जाएगा और बोलेगा सर मैं अमेरिका जाना चाह रहा हूं, मेरे को आपसे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए। तो प्रांजल के जो प्रिंसिपल सर है वो लिख कर देंगे, आई नो प्रांजल फॉर दीज मेनी ईयर्स, आई नो ही इज ऑफ गुड कंडक्ट एंड गुड मॉरल कैरेक्टर, ही हैज वेरी गुड रिसर्च एक्यूमेन या स्टडी एक्यूमेन फलाना ढिमकाना, एंड आई थिंक ही विल बी अ वेरी गुड फिट फॉर योर यूनिवर्सिटी, ऐसा करके। अब ये ऐसा करके लिखेंगे और नीचे अपना साइन, सील, ईमेल आईडी और फोन नंबर, ये 4 चीजें जरूरी हैं प्रिंसिपल की, तो वो लिख कर देंगे। ऐसा लिख कर देंगे तब इसे ही कहा जाता है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, कि हाँ भाई मैं रेकमेंड कर रहा हूं इस बच्चे को कि आप इस बच्चे को रखिए अपने यूनिवर्सिटी में, बड़ा अच्छा है बच्चा। अब एक ऐसा इंसान हो गया आपके स्कूल का प्रिंसिपल, ऐसे ही कोई दूसरे इंसान, जैसे मान लीजिए अगर आपकी जान पहचान किसी आईएएस ऑफिसर से है, आईपीएस ऑफिसर से है, या कोई डॉक्टर हो गए, या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, कोई ऐसा इंसान जो रेप्यूटेड इंसान हो और जिसकी आइडेंटिटी कंफर्म की जा सके। अब ऐसा नहीं कि हम सर अपने गांव के सरपंच से लिखवा लिए, बेटा गांव के सरपंच को कैसे कांटेक्ट करेगा वो कॉलेज को, क्योंकि ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशन पे कई बार कॉलेज क्रॉस वेरीफाई करता है कि भैया ये सही है कि नहीं, नंबर दिया हुआ है, ईमेल आईडी दिया हुआ है, वो लोग कई बार मेल भी भेजते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एलओआर। नेक्स्ट इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर साफ भाषा में इसको बोलें तो ये है क्या, तो ये बेसिकली एक आर्टिकल है, मतलब आपसे लेख लिखवाते हैं, निबंध। अब निबंध किस बात पे, ये इस बात पे कि बताइए हम आपको क्यों मौका दें अपने कॉलेज में आकर पढ़ने का। तो भैया सीधी सी अगर एकदम सत्य बात बोलोगे तो मौका ये इसलिए दिया जाना चाहिए क्योंकि हम आपको बहुत सारा पैसा दे रहे हैं। सिंपल तो बात यही है भैया, कॉलेज में तो हम इसलिए जा रहे हैं और कॉलेज हमको एडमिशन क्यों दे, क्योंकि उसको पैसा मिल रहा है, हमको डिग्री मिल रही है। लेकिन हम इतना सत्य लिख नहीं सकते हैं, इतना लिखोगे तो भगा देंगे, बुलाएंगे नहीं कभी। तो मुद्दे की बात क्या है, अब आपको अच्छा प्यारा प्यारा लिखना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में लिखना क्या होता है, तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में बेसिकली ये होता है कि भाई आप मेरे को मौका इसलिए दीजिए क्योंकि मैं बहुत ही रिसर्च ओरिएंटेड इंसान हूं, मुझे साइंस से बहुत लगाव है, मुझे आगे चलकर ह्यूमन काइंड में बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करना है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, जो अगेन सुनने में अच्छा लगे। लेकिन ध्यान रखिएगा ये जनरल कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का तो है, क्योंकि ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का मतलब ही है, नाम से पता चल रहा है कि ये ऐसा स्टेटमेंट है जो आपके वहां जाने का पर्पस डिफाइन करता हो। परंतु अब यहां पर कई बार बच्चे क्या होते हैं ना, क्योंकि यहां पर 99% लोग प्रोफेशनल हेल्प लेते हैं। प्रोफेशनल हेल्प मतलब अब ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पे ही आपका एडमिशन या रिजेक्शन डिपेंड करता है। तो जब ये इतना इंपॉर्टेंट है तो तुम नहीं चाहोगे ये गलत हो। और यहां पर चूंकि आपको नहीं पता कि किस फॉर्मेट में लिखा जाता है, लिखा जाना चाहिए, तो यहां पर 99% लोग किसी से लिखवाते हैं, कोई अच्छा अंग्रेजी वाला प्रोफेशनल इंसान। तो जब वो आप लिखवाते हो किसी को तो वो इंसान पहले आपसे पूछता है, अच्छा बताइए आप क्या हैं, कैसे हैं। अब आपने कुछ कुछ बताया और लेकिन आपने बोला भैया ऐसा लिखना है एसओपी ना कि मतलब मेरा एडमिशन हो ही जाना चाहिए। अब उसको तो पैसे मिल रहे हैं, उसने लिख दिया। अब मान लीजिए उसने लिखा आई हैव अ ग्रेट रिसर्च एक्यूमेन एंड आई लव टू रिसर्च एंड एक्सप्लोर न्यू पॉसिबिलिटीज ऑफ साइंस एंड माई हॉबीज आर रोबोटिक्स, उसने लिख दिया। अब ये एसओपी उस कॉलेज ने देखा, कॉलेज ने बोला वाह यार लड़का तो बहुत ही जानदार है, बुलाओ इसको इंटरव्यू के लिए। अब उसने इंटरव्यू के लिए बुलाया और आपसे पूछ दिया 2-4 रोबोटिक्स पे सवाल, एंड आई यू आर लाइक हाँ यस सर व्हाट डिड यू से। अब जैसे ही तुम ऐसा किए तुम गए, निपट जाओगे। तो मुद्दा क्या है कि एसओपी लोग झूठ लिखवाते हैं, बट दिस इज नेवर एवर रिकमेंडेड, बिकॉज आप अगर झूठ लिखवा दीजिएगा तो आप इंटरव्यू में उसको जस्टिफाई नहीं कर पाइएगा, और इंटरव्यू में आप जैसे ही नहीं जस्टिफाई किए आप वहीं से इंटरव्यू आउट हो जाएंगे। तो एसओपी पे ध्यान जरूर देना है, पर इसको गलत नहीं लिखना है। ठीक बात समझ गए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट वीजा, ये तो आवश्यकता पड़ेगी, ये तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, तो स्टूडेंट वीजा वुड बी रिक्वायर्ड। एंड देन स्टूडेंट वीजा आपको पूरा जब कॉलेज से लेटर आ जाता है तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, बिकॉज स्टूडेंट वीजा में आपको रीजन लगाना पड़ता है कि अच्छा कौन सा कॉलेज जा रहे हो और वो कॉलेज ने आपको बुलाया भी है कि नहीं बुलाया है, या आप बताइए, प्रूफ कीजिए, तब जाके स्टूडेंट वीजा मिलता है। एंड देन यूनाइटेड, अब यहां पे देख लो स्टूडेंट वीजा के टाइमलाइंस थोड़े से, तो या टाइप। यूनाइटेड स्टेट्स में वीजा का टाइप F1 वीजा होता है फॉर एकेडमिक स्टडीज। एप्लीकेशन अप्लाई थ्रू द यूएस एम्बेसी और कॉन्सुलेट इन योर होम कंट्री। तो अब जैसे इंडिया में यूएस एम्बेसी दिल्ली में है, इंडिया मतलब इनफैक्ट दिल्ली में सारे के सारे एम्बेसी सारे देश के, तो दिल्ली ही आपको जाना पड़ेगा। यूएसए के लिए जो वीजा आप अप्लाई करेंगे वो F1 होगा। यूनाइटेड किंगडम के लिए Tier 4 जनरल स्टूडेंट वीजा होता है,
और एप्लीकेशन अप्लाई थ्रू ऑनलाइन द वीके यूजर एंड इमिग्रेशन वेबसाइट, तो ये इनके वेबसाइट से हो जाएगा। फिर कनाडा के लिए क्या होता है, स्टडी परमिट लगता है, यहाँ पे वीजा का नाम स्टडी परमिट है, एप्लीकेशन इनका ऑनलाइन थ्रू रहेगा एंड थ्रू द इमिग्रेशन रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा IRCC वेबसाइट, ठीक है। एंड देन फाइनली जर्मनी, इसके लिए काफी डिमांड है बच्चों का, तो यहाँ पे वीजा का टाइप होता है नेशनल वीजा फॉर स्टडी, और यहाँ पर भी आप ऑनलाइन ये जर्मन के एम्बेसी से या ऑनलाइन या कॉन्सुलेट से जाके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। जापान का भी वैसे ही बेटा सेम। नाउ स्टूडेंट वीजा में क्या होता है, आप सबसे पहले स्टडी प्रोग्राम जिसमें आपने अप्लाई किया है, उन्होंने अगर अग्री कर दिया तो आप एक मेल भेजते हैं कि भैया आई एक्सेप्ट दिस स्टडी प्रोग्राम का ऑफर, वो एक्सेप्टेंस लेटर आपको लगाना होता है। फिर गैदर योर डॉक्यूमेंट्स, आप पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट गैदर करते हैं जो मैंने आपको बताया था, कंप्लीट करते हैं अपना वीजा का एप्लीकेशन फॉर्म एंड देन सबमिट करते हैं वीजा का पेमेंट जो भी फीस रहती है, एंड देन फिर वीजा का इंटरव्यू आपका होता है, आप वीजा इंटरव्यू देंगे। ये इंटरव्यू मोटा मोटी आसान होता है, बेसिक थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछते हैं वीजा वाले, और फिर अगर आपका सब बढ़िया रहा तो आपको अलाउ कर देंगे।